जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विचारधाराएं, जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं। जो कि मेरी पिछली लास्ट वीडियो थी जिसमें सामंड के बारे में बताया गया था, उनकी क्या विचारधाराएँ थी विधि को लेकर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ये भी एक अपने आप में विचारधारक थे। वैसे जो विचारधारक होते हैं, जो विधि शास्त्री होते हैं, उनको इंग्लिश में जूरिस्ट भी बोला जाता है। और जो विचारधाराएं होती हैं, तो विचारधाराओं को हमेशा स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है अपना जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कि वे विचारधाराएं क्या है, तो आपको विचारधाराएं बतानी है। विचारधारा में क्या होता है, किसी का नागरिक विधि के ऊपर ज़्यादा जोर रहा है, किसी का संप्रभु के ऊपर। तो अलग अलग ऐसी विचारधाराएं हैं कि जैसे जिसके बारे में आपको मैं डिस्कस करूँगा और आसानी से आपको समझाऊँगा। और अब हम शुरू करते हैं। जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ये भी एक अच्छे विचारधारक थे। जर्मी बेंथम का जो जन्म था 15 फरवरी 1748 लंदन में हुआ था। इंग्लैंड के विधायन के इतिहास में इसको बेंथम का स्वर्णिम योगदान भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कभी 1 नंबर का और कहीं कहीं 5 नंबर का भी होता है और कहीं 10 का भी होता है। अलग अलग क्वेश्चन होता है, तो उसमें कई बार रिपीट हो जाता है कि बेंथम का स्वर्णिम योगदान है क्या। तो आपको यही बता देना है जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा थोड़ी देर में। अब आते हैं हम, जो इनके समय को हम बेंथम युग भी कहते हैं। इनका जो प्रयास था वो इंग्लैंड के जो गरीब, श्रमित और शोषित लोगों की स्थिति को सुधारने की ओर था। और जो बेंथम के जो पिताजी थे और जो दादाजी थे, वो भी वकील थे। अब जाहिर सी बात है, जब घर में जब बैकग्राउंड होता है किसी का, या पृष्ठभूमि होती है, जैसे हिंदी में एक शब्द बोलते हैं कि भाई अगर यदि हमारे घर में कोई अगर यदि वकील है तो उनके बच्चे भी वकील ही होते हैं। या कई बार जो डॉक्टर होते हैं तो कोशिश होती है कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, और कई बार क्या विचार भी उनके जैसे ही होते हैं। तो जिसके कारण उनका लगाव विधि और विधायन दोनों में था, क्योंकि उनके जो दादाजी थे, पिताजी दोनों ही वकील थे। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे, मतलब एक वर्सिटाइल पर्सनैलिटी थे। बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ऑक्सफोर्ड विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मतलब वो 15 साल के थे, तो मतलब इतने ब्रिलियंट थे अपने आप में कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने जो स्नातक की जो डिग्री जो हम बोलते हैं हमारे यहाँ अब आज की लैंग्वेज में, उसकी उपाधि प्राप्त कर ली थी। बाद में कानून का अध्ययन करने के बाद वकालत भी शुरू की थी उन्होंने। तो उन्होंने वकालत को ज़्यादा लंबे समय नहीं करी थी, फिर भी जहाँ तक भी करी थी अच्छी वकालत की थी उन्होंने। तो वकालत जब करने के बाद उन्होंने वकालत को छोड़ दिया था। अब उनका जो ध्यान था वो विधायन। विधायन आप जैसे जहाँ कानून बनते हैं, जैसे हमारे भारत के अंदर तो संसद होती है। संसद का काम का वो क्या होता है कि कानूनों को बनाना, और उसकी तरफ केंद्रित किया। मतलब जहाँ कानून बनते थे, कानून में योगदान किया, कानून कैसा बनना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने कार्य किया उस दिशा में। जिसके बाद आगे चलकर वह समाजसेवी, राजनीतिक और विधि विचारक बने। मतलब उन्होंने विधायन के क्षेत्र जहाँ कानून बनते थे या कानून बनाए जाते थे, वहाँ उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी अपना योगदान दिया। तो जिसके बाद क्या है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए। राजनीति में भी उनका बड़ा अच्छा योगदान था। क्योंकि होता क्या है कि जो उनके जो विचार थे, तो उनके जो विचार थे वो राजनीति, समाज से प्रेरित थे। समाज के लिए कार्य करते थे और राजनीति से जुड़े हुए, मतलब एक राजनेता, या यूँ कहे कोई जो एक देश का प्रधानमंत्री कह लीजिए अब, या कुछ भी कह लीजिए, जो भी होता है एक बड़े स्तर पर, कि उसको समाज के लिए क्या कार्य करना चाहिए और उसके राज करने की नीति क्या होनी चाहिए थी, उस तरीके के उनकी विचारधारा थी। आगे चलते हैं। बाद में 84 वर्ष की उम्र में सुखी और सक्रिय जीवन, मतलब उनका जो टाइम था 84 साल तक बहुत अच्छे से उन्होंने जीवन जिया और सक्रिय रहे थे जीवन में।
मतलब हर क्षेत्र के अंदर, खासतौर पे समाज सेवा और राजनीति और भी अन्य कार्य थे, तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेंथम थे, तो बेंथम का जो सिद्धांत है, याद रखिएगा, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है और एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया है हर किसी ने। विधि के अंदर जैसे बोलते हैं कि विधि का विकास की हम बात करें, किसी का क्या तर्क है, किसी का क्या, अलग अलग है सबके। तो अब बेंथम पा जाते हैं, बेंथम उपयोगितावाद सिद्धांत के समर्थक थे। तो एक हम बोलते हैं कि यूटिलाइजेशन एक शब्द बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो उसके सपोर्टर थे। उनका उपयोगितावाद का सिद्धांत एक राजनीतिक और नैतिक सिद्धांत है। यह बताता है जो उपयोगी है, हमारे स्वयं के लाभ से जुड़ा है, वह श्रेष्ठ है। इसका मूल उद्देश्य लोक कल्याण की प्रमुखता देना है। मतलब उनका कहने का सीधा सा सिद्धांत था, जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है, जिस चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तो वह हमारे लिए श्रेष्ठ है। और जिस चीज़ से हमें तकलीफ़ हो रही है, जिस चीज़ से हमें दिक्कत हो रही है, हमें परेशानी हो रही है समाज के लोगों को, तो वो चीज़ श्रेष्ठ नहीं है, तब वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो उपयोगी क्या होता है? जो चीज़ हमारे काम की होती है उसको हम उपयोगिता कहते हैं। होता है एक सीधा सा एक सेंटेंस होता है कि जो चीज़ हमारा हमें बेनिफिट दे रही है या हमारे हित से जुड़ी हुई है, तो उसी को ही हम लोग अ, उपयोगितावाद मान लेते हैं। मतलब जो हमारा हमें लाभ पहुँचा रही है, जो हानि पहुँचाएगी वो हमारे किस काम की उपयोगी हुई। तो अब आगे आ जाते हैं जो बेंथम के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। जो बेंथम थे, उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना, मतलब लोगों का विकास कैसे हो, उसके लिए उसको बढ़ावा देना। सुख और दुख की तुलना करना, जैसा कि हमने बताया आपको, बेंथम उपयोगितावाद के समर्थक थे। उपयोगितावाद में दो ही चीज़ थी, सुख और दुख। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी बेंथम का आ जाता है आपके पास, तो आपको एक तो उपयोगितावाद लिखना है। तो जो उनकी जो थ्योरी है, वो टोटली सुख और दुख, आप ये मान के चलिए, आप पढ़ोगे आप आगे जाके तो आप भी यही देखोगे कि उन्होंने सुख और दुख का ही उन्होंने वर्णन करने की कोशिश की है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो जो हमारे जूरिस्ट हैं, सबने जो अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, वो अपने अपने समय काल के अनुसार, किसी का समय अच्छे समय में बीता तो उसने जो विधि की कल्पना की है, फिर राज्य का भी एक चैप्टर आएगा आपका, आगे पढ़ेंगे, ये सब विधि वगैरह सब राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जिसका समय अच्छा था और हर चीज़ें मतलब टाइम से उपलब्ध थी और हर चीज़ आदमी के बेनिफिट से जुड़ी हुई थी, तो वो उपयोगितावाद को ज़्यादा ध्यान देता था। और किसी का फोकस था नागरिकता के ऊपर, मतलब वो कहता था कि नागरिकों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो किसी का था संप्रभु का, उसने एक बुरा समय देखा या कुछ भी आप समझिए कि युद्ध की स्थिति देखी या अराजकता देखी, तो उसको लगा कि भाई संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सभी के ऊपर आ, एक बैलेंस बना के चले। मीन्स सभी के ऊपर, मतलब कि कोई भी बंदा उससे डिनाई ना कर सके। होता है ना कि हमारे यहाँ अगर यदि हमारे कानून व्यवस्था नहीं होगी या हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर कंट्रोल नहीं होगा चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो सारी चीज़ें हमारी अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, समाज में अफरा तफरी हो जाएगी, कोई चीज़ सही नहीं चलेगी। तो वही चीज़ अब कहते हैं कि एक शब्द होता है कि एक रोड पर मर्सिडीज़ गाड़ी चलाने वाला या लंबोर्गिनी कह लीजिए आप, सबसे महंगी होती है गाड़ी, या फिर एक छोटी सी कार, चाहे वो आप आल्टो समझ लीजिए, डर दोनों को ही होता है। डर ऐसा होता है कि अगर वो रोड पे चलेगा, सावधानी वो भी बरतेगा, वो भी बरतेगा। अगर उसको दिख गया कि भाई अब तो रेड लाइट होने वाली है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं उस पर रुकूं और कोशिश करेगा मेरे से कोई भी ऐसा क्राइम ना हो या मेरे से ऐसा कोई रूल ब्रीच ना हो जिससे कि समाज को नुकसान पहुंचे और साथ साथ मुझे नुकसान पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि समय समय दोनों का ही कीमती होता है। कोई नहीं चाहता कि हम आ, कानून का उल्लंघन करें और फिर उसमें हम फंसे। चलो हम आगे चलते हैं। उन कार्यों को करना जो अधिक सुख और कम दुख की उत्पत्ति करते हो, जो इसके सिद्धांत है। देखो,
सिद्धांत में बताया गया है कि भाई उन कार्यों को करना जो अधिक सुख दे और कम दुख दे। मीन्स अगर यदि आप कोई अच्छे काम करोगे तो वो क्या करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे। और आप गलत काम करो, गलत क्या काम होता है, जैसे किसी की हत्या कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, तो वो चीज़ क्या होती है, वो एक दुख देने वाले काम होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब कोर्ट और पुलिस प्रशासन या समाज अगर कोई काम गलत करेगा तो भी उसके ऊपर तो आ, कानूनी शिकंजा तो कसा जाएगा ना। और उसको जेल होगी, जेल कोई नहीं जाना चाहता। जेल क्या होता है, दुख है अपने आप में। जो जेल जाता है उसी को मालूम होता है कि दुख क्या होता है। तो उसी चीज़ को उन्होंने बताने की कोशिश की है। और यही इनका एक शॉर्ट में, ये भी बड़ा बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लगभग लगभग आप इसको 10 नंबर में भी लिख सकते हो बनाकर, कोई इशू नहीं है। और ये मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। और हो सकता है कि आपको आपकी लैंग्वेज में, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने जिसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन आया है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, हम उस चीज़ को समझते कैसे हैं उसको, वो हमें उसके बारे में क्या समझ में आ रहा है, बस हमें वही लिखना है उसके अंदर। आई होप सभी को मेरा समझाया समझ में आया होगा। और सबको बड़ा इजी तरीके से मैंने समझाने का एक कोशिश की है। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरीके से समझाऊँ। और कोई सुझाव या कुछ मेरे लिए कुछ सुझाव या कुछ सजेशन होता है तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा। हमारा अगला विचारधारक हैं मनु। जो मनु थे, जो उनकी मनुस्मृति है, वो लगभग लगभग 2000 साल से अधिक पुरानी है। तो जो मनु एक प्राचीन भारतीय विधिवेत्ता और दार्शनिक थे। तो विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है, जूरिस्ट। और दार्शनिक को क्या बोलते हैं हम, फिलोसफर। जैसे हम फिलॉसफी होती है ना, जैसे हम कई बार होते हैं कि भाई उसकी फिलॉसफी क्या कहती है, तो फिलॉसफी क्या, उसके विचार। तो जिन्होंने विधि शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, मनु का सबसे प्रसिद्ध कार्य मनुस्मृति है। याद रखिएगा, कभी भी कभी क्वेश्चन आता है कि तुम मनु कौन थे, तो मनु को आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। जो मनु थे, एक भारतीय विधिवेत्ता और दार्शनिक थे। उन्होंने विधि शास्त्र के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। और उनकी सबसे बड़ी जो उनकी रचना थी, मतलब जो उनकी क्रिएशन थी, वो मनुस्मृति थी। जो कि प्राचीन भारतीय विधिक ग्रंथ है। मतलब ये भारत का जो सबसे पुराना, अगर यदि हम विधि ग्रंथ का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें कानून से संबंधित बातें हों। और हमारे जैसे एक आप आगे भी आपने पढ़ा होगा कि जो विधि है, तो कई विधि शास्त्रियों ने उसको एक प्रथा भी कहा है। तो प्रथा क्या है, प्रथा एक लंबे टाइम से चलती आने वाली एक रूढ़ियाँ। तो ऐसे ही जो हमारी मनुस्मृति है, तो वो क्या है, प्राचीन भारतीय विधि ग्रंथ है। मतलब ये भारत का सबसे पुराना भारतीय विधि ग्रंथ रहा है। तो मनुस्मृति में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। जो मनुस्मृति है, तो उसमें कई सारे टॉपिक हैं, तो उन पर डिस्कस किया है, जिनमें से कुछ यह प्रमुख हैं। अब पहला आ जाता है हमारा विधि और न्याय। विधि और न्याय में क्या होता है कि मनुस्मृति में विधि और न्याय के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। जो मनुस्मृति है, उसमें कानून और उसके न्याय के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। कि जैसे होता था कि पुराने टाइम में कि हर चीज़ के अपने अपने कानून होते थे, और फिर उन कानूनों का जब उल्लंघन होता था तो उसी के आधार पर सज़ा वगैरह निर्धारित की जाती थी। तो उसमें वही चीज़ उन्होंने डिस्कस की है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। दूसरा था हमारा सामाजिक व्यवस्था। इसमें सामाजिक व्यवस्था जैसे कि वर्ण व्यवस्था, परिवार और समाज के अन्य पहलुओं पर चर्चा की है। वर्ण क्या होता था, तो वर्ण मैं आपको बता देता हूँ। वर्ण जैसे शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और राजा, ऐसे ही किसी प्रकार के ये वर्ण होते थे। राजा मीन्स, सॉरी, क्षत्रिय, माफ़ी चाहूँगा, राजा जो होते हैं वो क्षत्रियों से बिलोंग करते थे।
तो उनकी व्यवस्था के बारे में बताया जाता था, परिवार के विषय में बताया जाता था और समाज के पहलुओं पर बताया था कि समाज के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए, समाज में कौन-कौन से फैक्टर हैं, किसका क्या काम है, किसको कैसे रहना चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर बताया हुआ था। फिर आ जाता है इनका नैतिकता और धर्म। जो मनुस्मृति में नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों की भी चर्चा की गई है। जो मनुस्मृति थी हमारी है, तो उसमें नैतिकता, तो मोरालिटी जिसे बोलते हैं हमारा, और धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारी क्या ड्यूटी होती है। धर्म जैसे हम बात करें तो इसको दूसरे शब्दों में कर्तव्य भी बोला जाता है कि ड्यूटीज़ क्या है हमारी, तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया था। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है राजनीति और शासन। इसमें राजनीति और शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। राजनीति का मतलब एक राजा को किस प्रकार से राज्य करना चाहिए, उसके राज्य के प्रति क्या नीतियाँ होनी चाहिए, उसको किस तरीके से अपने प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसका शासन कैसा होना चाहिए, उसको शासन कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में उस बताया गया था। अब जो मनुस्मृति थी उसकी आलोचना भी हुई है, तो उस आलोचनाओं के भी कुछ आधार रहे हैं हमारे। तो आलोचना पहले की क्या की जाती है कि मनुस्मृति जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, जो विवादित विषय है। मतलब कि जो मनुस्मृति है, तो लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोगों का कि एक जाति व्यवस्था का समर्थन करती है, मतलब एक जाति को सपोर्ट करती है। जैसे कहा जाता है आज के टाइम में एक भ्रम है लोगों के अंदर कि जो मनुस्मृति है वो किसी एक विशेष जाति को सपोर्ट करती है और किसी एक विशेष जाति का शोषण करती है, जो कि एक विवादित विषय है, जो कि आज भी विवाद है लोगों का इस विषय के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट हमारा जो आ जाता है कि मनुस्मृति समाज में असमानता को बढ़ावा देती है, जो एक महत्वपूर्ण आलोचना है। इसमें लोगों को उनके जन्म, जाति, लिंग के आधार पर अलग-अलग अधिकार और कर्तव्य दिए गए थे। तो जो मनुस्मृति है, तो उसमें क्या था कि लोग कहते हैं कि उसमें असमानता थी, मतलब कि समान किसी को समझा नहीं जाता था। तो उनसे क्या भेदभाव किया जाता था, भई उनका जन्म, जाति, कि वो कहाँ उसने जन्म लिया, किस कुल के अंदर, जाति क्या है उसकी, और लिंग क्या है। लिंग में क्या होता था कि भई एक पुरुष होता है और एक महिला। तो पहले क्या था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए, तो महिलाएँ कहीं काम भी नहीं कर सकती थी। अगर यदि वो काम करती हुई पाई जाती है या फिर कहीं उन्हें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो आज के टाइम में जो पुरुषों को मिले हुए हैं, जो आज महिलाएँ और पुरुषों को जो मिले हुए हैं, वो उस समय कोई अधिकार नहीं थे उनको। मतलब उनको दमन एक जो शब्द है वो किया जाता था, ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ। उनको अधिकार नहीं थे। मनुस्मृति का विधि शास्त्र से संबंध, जो मनुस्मृति थी, उसका विधि शास्त्र से क्या संबंध था? मनुस्मृति हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र और विधि शास्त्र की कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कड़ी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जोड़ने वाला। जैसा होता है ना कि जैसे कड़ी का क्या होता है कि आपने देखा हो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से जुड़ा होता है। तो वैसे ही इसके अंदर बताया गया है कि मनुस्मृति हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र, मतलब जो धर्म से रिलेटेड जितने भी शास्त्र थे, चाहे कोई भी ग्रंथ हो हमारा, और विधि शास्त्र। विधि शास्त्र मतलब कानून का शास्त्र। अब उस समय क्या था कि जितने भी कानून वगैरह होते थे या जितने भी जो नियम होते थे, तो उनके जो विधि शास्त्र में जो मेंशन किया होता था, वो उसी के आधार पर चलते थे वो उस समय। तो उस समय जो मनुस्मृति थी, वो भी अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती थी, क्योंकि उसमें क्या था, विधि शास्त्र से संबंधित बहुत सारे नियम थे। तो लोग क्या करते थे, राजा क्या करता था या प्रशासन उसी विधि शास्त्र के अनुसार चलते थे, जो कि मनुस्मृति के अंदर मेंशन था। जो हिंदू धर्म के नैतिक और धार्मिक नियमों को निर्धारित करता था, जो कि क्या, हिंदू धर्म के जो नैतिक नैतिक मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी मॉरल ड्यूटीज़ क्या है, उनका निजी कर्तव्य क्या है, तो वो नैतिक दायित्व में आता था। और धार्मिक नियमों के को निर्धारित करता था। धार्मिक नियम क्या होता था कि उनको धर्म से संबंधित किन बातों का आचरण करना चाहिए, उन्हें कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, उन्हें ग्रंथ का अध्ययन कब करना चाहिए, किस ग्रंथों को किनको पढ़ना चाहिए,
तो उस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ था उस समय मनुस्मृति के बारे में जो बता रखा है। लेकिन मनुस्मृति में विधि शास्त्र के तत्व धार्मिक नियमों को निर्धारित करता है। निर्धारित करता है, लेकिन मनुस्मृति में विधि शास्त्र के तत्व व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन के नियम, अपराध दंड के नियम तथा राज्य शासन के नियमों को का मनुस्मृति में अध्ययन किया गया है। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि जो मनुस्मृति थी, जो उसका जो विधि शास्त्र में जो उसके जो तत्व थे, यानी कि एलिमेंट, व्यक्तिगत जीवन एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उसके निजी जीवन से जुड़ा हुआ, और सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन का मतलब क्या होता है, अगर वो आदमी समाज में रहेगा, समाज में उसका जो जीवन है, जो जीने का तरीका है, उसके नियम निर्धारित थे, जिसमें क्या है, अपराध दंड के नियम और राज्य का शासन। यदि कोई अपराध करेगा तो अपराध क्या, अपराध उसमें वर्णित थे कि कौन कौन से कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन अपराधों को करने पर कौन से उनको दंड दिए जाएंगे, दंड के क्या नियम प्रावधान है, वो मेंशन करा हुआ था। और राज्य शासन के नियम, राज्य शासन के नियम, जो राजा शासन करता था उसके शासन के नियम थे, जो उस पर प्रजा पे भी निर्धारित थे, वो स्वयं पर भी निर्धारित थे, उसको कि उसको कैसे शासन करना है। तो वो चीज़ें मनुस्मृति अध्ययन में दिया गया था। हमारे अगले जो विधि शास्त्री हैं, अरस्तु बोलते हैं उनको, तो अरिस्टोटल भी बोलते हैं इंग्लिश में उनको। वो प्राकृतिक विधि के समर्थक थे। जो अरस्तु का जो जीवन काल था 384 से 322 ईसा पूर्व, लगभग 62 साल उनका एक जीवन काल रहा था। यह एक महान दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या होता है, एक फिलोसफर होता है, मतलब विचारधारक। जैसे होता है ना, जैसे हम एक शब्द होता है, जनरल टर्म यूज़ करते हैं कि आप भाई किसकी फ़िलॉसफी बता रहे हो। मैं फ़िलॉसफी मतलब किसके विचार, ये किसने उसको परिभाषित किया, किसने उसको बताया। तो इन्होंने प्राकृतिक विधि को परिभाषित किया था। तो प्राकृतिक विधि क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई विधि, और प्राकृतिक विधि को हम ईश्वरीय विधि भी कहते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए प्राकृतिक विधि, इसको हम एक दैवीय विधि भी बोलेंगे। जैसे कि आप राज्य की उत्पत्ति में देखेंगे तो राज्य की उत्पत्ति में भी उनका वर्णन है। उनके अनुसार प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक तथा अंतिम नियमों का ज्ञान है। उनके अनुसार प्राकृतिक विधि है जो सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, हर जगह एक समान, मतलब यूनिवर्सल, सभी उसको मानते हों, हर जगह इम्प्लीमेंट होती हो, और जितने भी नियम होते हैं उनका सभी का ज्ञान है। ये तो अंतिम नियमों का ज्ञान, मतलब उससे आगे कोई नियम नहीं होते, जो मनुष्य के आंतरिक चिंतन शक्ति से संबंधित है। तो मनुष्य के आंतरिक चिंतन शक्ति क्या होती है कि एक कॉन्शियस पावर होती है। हम आंतरिक चिंतन शक्ति क्या होती है, एक एग्जांपल लगा लीजिए कि होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ें होती है, हमारे जो मन से आती है बात, मतलब हमारे मन की शक्ति होती है, वो पहले ही हमें एज्यूम कर लेती है। या कई बार क्या होता है, हमें एक प्रिडिक्शन सी लगती है कई बार कि भाई ये चीज़ हो सकती है। या कई बार क्या होता है कि हमारा मन कहता है कि भाई इस काम को नहीं करना। तो वो क्या, हमारी एक आंतरिक चिंतन शक्ति होती है, उससे संबंधित है। यानी कि प्राकृतिक विधि है वो हमारे आंतरिक चिंतन शक्ति से संबंधित है। अब जो अरस्तु के अनुसार, और क्या कहते हैं अरस्तु, अरस्तु के विचार में मनुष्य एक चेतनशील प्राणी होने के कारण उसमें दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां पाई जाती है। जो मनुष्य है वो एक चेतनशील, चेतनशील का मतलब क्या होता है, उसमें चेतना, चेतना मतलब एक जीवित प्राणी है होने के कारण उसमें दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति क्या होती है हमारी, एक टेंडेंसी होती है, एक बिहेवियर होता है, मतलब एक नेचुरल बिहेवियर है, एक टेंडेंसी है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जीवित प्राणी है, उसमें दो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। तो जिसमें क्या है, पहला प्राकृतिक नियमों का आचरण। तो इसमें क्या है, मनुष्य प्रकृति का अंग होने के कारण
प्रकृति का अंग मतलब प्रकृति का ही हिस्सा है, वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है और प्रकृति के नियमों का पालन करता है। प्रकृति भी उसको उसको संरक्षण देती है। इसके कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की भांति प्राकृतिक नियमों का आचरण करता है। मतलब जैसे सभी लोग आचरण करते हैं प्रकृति का, ऐसी मनुष्य भी उन्हीं की तरह आचरण करता है नियमों का सबके। तो आचरण का मतलब क्या होता है? पालन करना। एक आता है हमारा विवेक शक्ति। विवेक शक्ति को क्या बोलते हैं हम? विवेक शक्ति को बोलते हैं मेंटल थिंकिंग। एक लॉजिकल पावर होती है हमारी। अब होता है ना कि हम कोई भी चीज़ होती है, अगर विवेक शक्ति हमारी सही है तो हर काम हम सही करेंगे। अगर विवेक शक्ति शून्य हो गई तो कहते एक शब्द होता है कि वो अनसॉल्वेंट हो गया, मेंटली इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वो मानसिक रूप से दिवालिया, मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता अब नहीं है। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं विवेक शक्ति। तो मनुष्य में विवेक शक्ति होने के कारण वह प्राकृतिक नियमों को औचित्य के आधार पर परख सकता है। मतलब मनुष्य की जो सोचने की जो क्षमता होती है ना, उसकी जो विवेक शक्ति जिसे बोलते हैं, लॉजिकल पावर होने के कारण वह प्राकृतिक नियमों का, जो प्रकृति के जो नियम होते हैं, को औचित्य के आधार पर। औचित्य क्या होता है? कि औचित्य होता है कि किसी चीज़ का कारण एक तर्क, एक लॉजिक के आधार पर उसको परख सकता है। अब होता है जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हमारे न्यूटन थे, तो न्यूटन का एक सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी बोलते हैं जिसको हम। तो वो क्या है कि जब फल होता है, फल ऊपर से गिरेगा तो वो सीधा ज़मीन पे जाएगा। तो ज़मीन पे क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, मीन्स एक जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको। तो वो क्या है? एक लॉजिकल हो गया। भाई लॉजिक क्या है? गुरुत्वाकर्षण। हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि फल भाई जो ऊपर से गिरेगा वो आसमान में जाएगा, आसमान में जा ही नहीं सकता। उसका कारण क्या है? उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये लगाया गया है कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, मतलब ग्रेविटी फोर्स है, वो उसका कारण है जिसकी वजह से फल ज़मीन पर आता है। तो वही चीज़ हमारा मनुष्य के अंदर जो विवेक शक्ति होती है, जो लॉजिकल पावर होती है, उसको सोचने की क्षमता देती है। तो उसी के आधार पर वो परख सकता है चीज़ों को। अरस्तु के विचार में प्राकृतिक विधि एक नैतिक आदेश है जो मनुष्य के अंदर की आवाज़ है। तो अरस्तु के अनुसार, अरस्तु का जो विचार है उसमें प्राकृतिक विधि एक नैतिक आदेश है। नैतिक आदेश का मतलब क्या होता है? एक मॉरल ऑर्डर है जो मनुष्य के अंदर की आवाज़ है। अंदर की आवाज़ मतलब उसकी एक कॉन्शियस पावर है जो उसको अंदर से आती है, मतलब उसको अंदर से फीलिंग होती है, अंदर के विचार होते हैं उसके अपने। यह आदेश उसकी आत्मा से निकलती है। यह आदेश उसकी आत्मा से मतलब उसके अंदर से, अंतर्चित से, मतलब उसके अंतर के मन से, और उसके मस्तिष्क से नहीं होता इसका, उसके अंदर की आत्मा से होता है उसका संबंध। अरस्तु ने प्राकृतिक विधि की संकल्पना को क्या बोलते हैं? धारणा। एक होता है अजम्पशन जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में हमारा, को तार्किक आधार, तार्किक मतलब क्या होता है? लॉजिकल बेस पे पर आगे विकसित किया है। उनके अनुसार मानव दो अर्थों में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मतलब जो मनुष्य है वो दो अर्थों में प्रकृति से संबंधित है, जो इसमें मेंशन किया हुआ है। पहला आ जाता है यानी कि प्रथम मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। भाई जो मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति को किसने बनाया है? ईश्वर ने। प्रकृति से कौन जुड़ा हुआ है? मनुष्य। तो अगर हम एक लॉजिक लगाएं तो मनुष्य का निर्माण भी ईश्वर ने ही किया है। दूसरा है बुद्धि की प्राप्ति मनुष्य को ईश्वर से हुई है, जिसका प्रयोग मनुष्य तर्क के आधार पर सही गलत का निर्णय करने में करता है। मतलब दूसरा हमारा जो है इसमें बुद्धि की प्राप्ति, मतलब उसको एक लॉजिकल पावर भी दी हुई है जो कि ईश्वर ने दी हुई है, जिसका प्रयोग क्या करता है? वो तर्क के आधार पर। तर्क क्या होता है? किसी चीज़ का रीजन, किसी चीज़ का वैलिड रीजन के आधार पर क्या सही है क्या गलत है उसका वो निर्णय करने में सक्षम है। अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक विधि में न्याय, तर्क,
नैतिकता के तत्व विद्वान होते हैं। जो प्राकृतिक विधि होती है उसमें क्या होता है, तर्क मतलब क्या होता है, लॉजिक किसी चीज़ के पीछे। उसके बाद होता है न्याय, न्याय का मतलब होता है जस्टिस। नैतिकता क्या है, मॉरलिटी के तत्व विद्वान होते हैं, मतलब ये एलिमेंट प्राकृतिक विधि के अंदर मौजूद होते हैं। वे राज्य निर्मित विधि और प्राकृतिक विधि में अंतर बताते हैं। ये हो गया आपका अरस्तु द्वारा विधि के बारे में बताना। और जो कि अरस्तु थे वो प्राकृतिक विधि के समर्थक थे और वे ईश्वरीय सिद्धांत के भी समर्थक थे। और यही पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। और बाकी आगे के जो हमारे विधि शास्त्री होंगे, उनके जो विधि विचार होंगे, मतलब जो स्कूल ऑफ थॉट होंगे वो और भी आगे हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा पढ़ाया और मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाऊंगा। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, इसको आप सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।